शादी से कुछ दिन पहले एक लड़की अपने होने वाले पति से बात करती है, लेकिन उसके बाद उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसके बाद ये लड़की जो होती है वो अचानक से एक दिन अपना घर छोड़कर एक ट्रेन में बैठ जाती है, जिस ट्रेन का टिकट भी उसके पास नहीं था। अब ये स्लीपर कोच था, तो यहाँ पर इसे कोई जगह नहीं मिलती है और ये ऐसे इधर उधर घूम रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का जो कि इसे देखकर समझ जाता है कि शायद इसके पास टिकट नहीं है और उसके बाद इसकी मदद के लिए इसे अपनी सीट पर बिठा लेता है। लेकिन इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो लड़की ने कभी कल्पना की थी कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, और ना ही कभी लड़के ने यह सोचा था कि ट्रेन के अंदर उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के भवानी मंडी शहर के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है निशा। निशा जो है वह फिलहाल 12-13 साल की है और एक दिन जब वह बड़ी खुश होकर अपने स्कूल से वापस लौटती है तो उसी दौरान वह घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल देखती है। अब निशा जो कि अभी काफ़ी छोटी है, उसे पता नहीं कि क्या हुआ है, और जैसे वो धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो माँ है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब 12-13 साल की निशा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता की तरफ देखती है, तो जो पिता अब तक सभी लोगों के साथ चुपचाप बैठा था, यानी कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके, लेकिन जैसे ही बेटी रोते हुए उसकी तरफ देखती है तो पिता भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह भी उसे गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि बेटी चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये घर के अंदर शोक का माहौल था। उसके बाद निशा की जो माँ होती है उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया जाता है, लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो निशा के पिता से कहने लगते हैं, देखो अभी तुम्हें केवल एक बच्ची ही बच्ची है, क्योंकि जो निशा की माँ थी वह काफ़ी दिनों से बीमार रह रही थी। जब से इस बच्ची का जन्म हुआ है उस दिन के बाद से ये ज़्यादातर बीमार रहा करती है और अब जाकर वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, तो कोई दूसरा बच्चा भी नहीं है, केवल ये बच्ची है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम ना ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। अब देखो वंश भी आगे चलाना होगा, और बेटी का क्या है, बेटी तो शादी होकर अपने घर चली जाएगी। अब यहां पर जो निशा का पिता होता है वह नहीं करना चाहता दूसरी शादी, क्योंकि उसे पता है कि सौतेली मां कैसा व्यवहार किया करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग ज्यादा जोर डालते हैं तो उसके बाद वह भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जब उसके लिए लड़की ढूंढी जाती है तो एक लड़की मिल भी जाती है, जिस लड़के के साथ एक लड़का होता है। यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी उम्र फिलहाल 8 साल थी और जो निशा थी वो 13 साल की थी। अब इसी वजह से यहाँ पर जब उससे उसकी शादी हो जाती है तो ये लड़का घर के अंदर तो आता है, लेकिन आते ही निशा को अपनी बड़ी बहन ही समझा करता है और बड़ी बहन जैसा ही सम्मान दिया करता है। लड़का अच्छी तरह से उसे अपनी बहन के साथ रहा करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो उसकी सौतेली माँ होती है निशा की, वह निशा को एक आंख देखकर अच्छी नहीं लगा करती, और इसी वजह से जो वह सौतेली माँ होती है वह निशा से घर का सारा काम करवाया करती है। यहाँ तक कि जैसे वो यहाँ पर आती है तो पिता ने थोड़ा बहुत जो पैसा कमा कर अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था, लेकिन वो आकर लड़ाई झगड़ा करती है और लड़ाई झगड़ा करके उसका एडमिशन तो एक लोकल स्कूल में करवा देती है और अपने बेटे का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन निशा इन परिस्थितियों से जूझना सीख चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब इसमें कुछ भी नहीं होना, ये मेरी माँ है और जैसा ये मेरे साथ करेगी वैसा होकर रहेगा, वरना पिताजी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इसी वजह से निशा चुपचाप रहा करती है, अपने काम से काम रखा करती है और जो काम सौतेली माँ बता दिया करती उसको कर दिया करती और जैसा वो कहा करती वैसा ही किया करती। धीरे धीरे जो निशा है वो अपनी छोटी मोटी जो भी पढ़ाई लिखाई थी उसे करके एक 8,000 रुपये की नौकरी लग जाती है। वहीं पर नौकरी किया करती है। नौकरी के बाद जो पैसे मिला करते हैं उन्हें लाकर अपनी माँ के हाथ में रखा करती है और उनमें से कुछ पैसे अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए बचा कर रखती है। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी जो निशा के पिता होते हैं उससे अड़ोस पड़ोस वाले लोग कहने लगते हैं कि भाई अब तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, क्योंकि निशा की उम्र लगभग 25 साल हो चुकी थी और उसका जो छोटा भाई था, यानी कि जो सौतेली माँ का बेटा था, वह भी 20 साल का हो चुका था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो निशा के पिता है वह भी शादी की चिंता करते हैं और अपनी सौतेली जो बहू होती है, दूसरी वाली पत्नी जो होती है, उससे कहने लगते हैं कि अब तो निशा की शादी करनी होगी। लेकिन जो सौतेली माँ होती है वो किसी भी कीमत पर निशा की शादी होने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि एक तो घर का बिल्कुल भी काम उसे नहीं करना पड़ता, सारा काम निशा किया करती है, ऊपर से जो ड्यूटी करके उसे पैसे लाकर दिया करती है, वो पैसे भी उसके लिए बहुत ही अच्छे लग रहे थे उसे, यानी कि उसे लगता है कि फ्री में पैसे आ रहे हैं और इन पैसों से वो अपनी शौक मौज किया करती थी।
तो वो कैसे भी नहीं चाहती कि निशा की शादी हो जाए और इसीलिए इस बात को टालने लगती है। कहती कि अभी कहाँ, अभी तो बच्ची है। लेकिन तभी निशा का जो पिता होता है वो कहता है कि देखो बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो चुकी है और लोग बातें बनाने लगे हैं, तो इसकी शादी तो हमें करनी ही होगी। इसके बाद जो निशा के पिता होते हैं वह उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सौतेली माँ होती है वो सोचने लगती है कि अगर इसकी शादी इसके पिता के पसंद किए गए लड़के से हुई तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और इसका पिता सारा पैसा इसकी शादी में खर्च कर देगा, मेरे बेटे के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा सोचकर जो निशा की सौतेली माँ होती है वह इस बात से जलकर अब उसके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढने लगती है जहां पर उन्हें एक भी पैसा खर्च ना करना पड़े और उससे निशा की अगर शादी हो जाएगी तो सारा पैसा उसके बेटे के लिए बचा रहेगा। ढूंढते ढूंढते ऐसा ही उसे एक लड़का मिलता है जिस लड़के का नाम होता है अजय। और अजय जो होता है, अजय वैसे तो ठीक ठाक परिवार से था, उसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी, पिता का अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन जो अजय था वह एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का था। अब जो निशा का रिश्ता उस लड़के के लिए जब देखा जाता है तो यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि लड़का बिगड़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों को दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए और अगर आपके पास पैसे ना हो तो वो खुद से शादी करके ले जाएंगे। अब ये रिश्ता देखकर निशा की सौतेली माँ एकदम से उछल पड़ती है और कहती है कि जी हाँ, हमारी बेटी को आप देख लीजिए, अगर आपको बेटी पसंद है तो आप उससे शादी कर लेना, हम भी गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसके बाद जो अजय होता है वह अपने परिवार के साथ वहां पर आता है और वहां पर आने के बाद जब वह बातचीत करता है तो बातचीत के दौरान यहाँ पर जो अजय का परिवार वाले होते हैं वह अजय को कम बोलने दे रहे थे, लेकिन अजय को अजीब तरीके से बात कर रहा था और यहाँ पर जो परिवार वाले होते हैं वो निशा को देखकर उसके लिए पक्का कर लेते हैं, यानी कि कहते हैं कि ठीक है, अब इसी से हमारे बेटे की शादी होगी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दोनों परिवार मिलकर एक निश्चित मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पर दोनों की शादी होने वाली थी। अब जो उसकी सौतेली माँ होती है निशा की, उसको वहीं से पैसे मिल गए थे और उन्हीं पैसों से शादी की सारी तैयारियां यहाँ पर होने जा रही थी। लेकिन जो निशा होती है, जब से उसने अपने सौते होने वाले पति को देखा था उस टाइम पर उसे लगता है कि एक बार इससे बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। तो इसी वजह से वो जैसे तैसे अपने होने वाले पति का नंबर निकलवाती है और जैसे नंबर निकालकर उससे बात करने लगती है तो यहाँ पर जो उसका होने वाला पति होता है वो उसे कुछ इस तरह की बातें करता है जिससे निशा को पता चल जाता है कि सच में ही ये आवारा लड़का है। इसके बाद जो निशा है वो इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहती, अपनी एक सहेली से बात करती है और उसे बताती है कि ऐसे ऐसी बात है। तो जो उसकी सहेली होती है अपने एंड से भी इस बात की तहकीकात निकालती है और तहकीकात के दौरान उसे यही पता चलता है कि एक नंबर का आवारा है, दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता है, नशा भी कर लिया करता है और इसे परिवार की जिम्मेवारी से कोई भी मतलब नहीं है। अब ये बात देखकर निशा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि उसकी शादी अगर इस लड़के से हो गई तो उसकी आधी जिंदगी तो इसको सुधारने में चली जाएगी और अगर गरीमत रही ये सुधर भी गया तो उसके बाद आधी जिंदगी बतेगी कैसे जिएगी और अगर नहीं सुधरा तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ऐसा सोचकर जो निशा होती है वह काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी परेशानी के चलते जब वह अपने छोटे भाई से इस बारे में बात करती है, यानी कि जो सौतेला भाई था, तो वह भी इस बात को गंभीरता से लेता है और कहता है कि बहन एक बार मैं अपने एंड से इस बात की तैयारी कर लेता हूं, यानी कि पता कर लेता हूं। इसके बाद जो छोटा भाई होता है वह भी अपनी तरफ से इस बात की तहकीकात करता है और तहकीकात करने के बाद उसे पता चलता है वही बात कि ऐसा ही है। अब इस बात को सुनकर वह निशा से कहने लगता है कि बहन तू चिंता मत कर, उस लड़के से तेरी शादी नहीं होगी और मैं खुद माँ से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो निशा है वो उसे चुप कराती है, कहती है कि भाई चुप हो जा, अगर माँ को ये बात पता चल गई ना कि हम लोग तहकीकात कर रहे हैं तो उसके बाद जो माँ है वह जबरदस्ती उस घर में मेरी शादी करा देगी और मैं मजबूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी बात टाल नहीं सकती। तुम इस बात को यूं के यूं ही रखो, बिल्कुल भी चुपचाप इस बात को किसी को मत बताओ और ऐसा करो, मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं इंतजाम कर ही लूंगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो भाई होता है वह भी पूरी तरह से परेशान होता है, क्योंकि वह निशा से सच्ची बहन वाला प्यार किया करता था। लेकिन जब उसकी बहन की जिंदगी खराब होती उसे दिखाई देती है तो वह कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि निशा ने मना कर दिया है कि माँ से बात मत करना। इसी वजह से बहुत सारा दिमाग लगाता है और दिमाग लगाने के बाद शादी से लगभग 17 दिन पहले वह अपनी बहन के पास आता है और कहता है कि बहन कोई रास्ता निकला या नहीं निकला। तो निशा कहती है कि रास्ता तो अभी नहीं निकला, पता नहीं चल रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर तू ऐसा कर ले तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। तो उसके बाद निशा पूछती है कि बताओ भाई क्या का रास्ता है। तो यहाँ पर जो भाई होता है वो कहता है कि बहन कुछ भी मत सोच, यहाँ से भाग जा और अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए तो मेरे मामा के
यहाँ पर चला जा, क्योंकि बचपन से ही जो भाई होता है वह निशा के बारे में अपने मामा मामी से बात किया करता था और वो लोग उसे अच्छी शिक्षाएं दिया करते थे। इसी वजह से जो निशा का सौतेला भाई है वो बहुत अच्छा है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वहाँ पर चली जाओ, मैं मामा मम्मी से बात कर लूँगा और वो मम्मी को भी नहीं बताएंगे। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो निशा है वो कहने लगती है कि भैया मम्मी पापा की बदनामी हो जाएगी, लेकिन वो कहता है कि बदनामी हुई तो हुई, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अब तक छोटे भाई की उम्र 20 साल हो गई थी और उसे सारे समाज की समझ थी, इंसानों की परख थी और इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी वजह से जो छोटा भाई होता है उससे जिद करता है, तो उसके बाद निशा भी अपने कदम मजबूत करती है, क्योंकि अब तक कई बार उसने सोचा था कि क्यों ना घर से भाग चलूं, लेकिन माँ और बाप का ख्याल आते ही वो एकदम से शांत हो जाती है। जो छोटा भाई होता है उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पास एक एड्रेस लिखकर दे दूंगा और उस एड्रेस को लेकर तुम सीधा दिल्ली चले जाना, दिल्ली में वो लोग रहते हैं और वो लोग तुम्हें अपने पास रख लेंगे। क्योंकि निशा को इतना तो विश्वास ही था कि वह अपने दम पर कहीं भी जीवन को जी सकती है, तो इसीलिए वो तैयार हो जाती है और उसी रात अपना छोटा मोटा जो कुछ भी उसका सामान था उसे पैक करती है और पास ही के रेलवे स्टेशन पर रात के लगभग 9:40 पर पहुंच जाती है। अब जैसे 9:40 होते हैं तो वहीं पर एक ट्रेन आती है और निशा को डर लगता है कि अगर किसी ने देख लिया तो कहीं बवाल ना हो जाए, और इसी वजह से उस आने वाली ट्रेन में एक साथ से बैठ जाती है। ट्रेन जो कि दिल्ली जा रही थी, जैसे अंदर चढ़कर पूछती है तो उसे पता चलता है कि दिल्ली जा रही है, तो उसके बाद वो सोचती है कि इसी में सफ़र तय करती हूँ। लेकिन जिस कोच में निशा चढ़ी थी वह कोच स्लीपर कोच था और जैसे ही उसमें चढ़कर निशा इधर उधर देखने लगती है तो उसे एहसास होता है कि वो तो बिना टिकट के इस ट्रेन में आ गई है। तो इसी वजह से वो डर सहम सी जाती है और उसके बाद काफ़ी देर तक तो वहीं खिड़की पर खड़ी रहती है। लेकिन जब ट्रेन और थोड़ी आगे जाती है और थोड़ा सा अंधेरा और गहराता है तो उसके बाद जो निशा होती है वह आगे की तरफ बच कर निकलने लगती है। अभी तभी रास्ते में एक सीट होती है, जिस सीट पर एक जितेंद्र नाम का लड़का बैठा हुआ था, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वह फिलहाल मुंबई से दिल्ली आ रहा था बाय ट्रेन, और इसी वजह से वह लेटा हुआ था अपनी सीट पर। अब जहां जैसे वो लेटा हुआ था तो उसका सर थोड़ा सा उस जगह निकल रहा था जहां पर रास्ता होता है, और जब निशा वहां से जा रही थी तो उसके पैर से उसका सर टच हो जाता है और उसे एकदम से झटका सा लगता है। वह एकदम से खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देखने लगता है, लेकिन लड़की घबराई हुई सी उसकी तरफ देखती तो है लेकिन उसे सॉरी नहीं बोलती। अब ये बात इस लड़के जितेंद्र के लिए काफ़ी अजीब होती है, लेकिन फिर वो सोचता कि कोई बात नहीं, कैसे कैसे लोग हैं, सॉरी भी नहीं बोलते हैं, और उसके बाद वह चुपचाप इस बात को ऐसी छोड़कर दूसरी तरफ सिर करके लेट जाता है। लेकिन जैसे थोड़ी देर और निकलती है तो उसे वॉशरूम जाने का मन करता है और उसके बाद वह अपनी सीट से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। जैसे वो वॉशरूम की तरफ जाता है तो वॉशरूम आने से पहले दरवाजे होते ट्रेन के, और उन्हीं दरवाजों में से एक दरवाजे की तरफ बाहर की तरफ देखते हुए निशा खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी। अब इसके बाद जो लड़का जितेंद्र होता है वह उसकी तरफ देखते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है, वॉशरूम करके बाहर भी निकल आता है, लेकिन अभी तक भी निशा इसी दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही है। और इसे देखने के बाद यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वो समझने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके कोई गलत इरादे हों और यह यहाँ से छलांग लगाना चाहती हो। तो इसी वजह से वो कहने लगता है देखिए आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तो उसको इस बात को सुनने के बाद जो निशा है एकदम से घबराई से पीछे देखती है, सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई टीटी आ गया है। तो उसके बाद वो पीछे देखती है और कहती है कि नहीं वैसे ही खड़ी हूँ, कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास टिकट तो है ना। अब इस बात को सुनकर जो निशा है वो कहती है कि हाँ मेरे पास टिकट है और मेरी सीट अगले वाले कंपार्टमेंट में है। अब इस बात को सुनकर वह कहता है कि ठीक है तो अपनी सीट पर बैठो, यहाँ पर खड़ी मत हो, क्योंकि कई बार हवा का दबाव ऐसा होता है कि बाहर की तरफ झटका लग जाएगा और उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी भयानक हो सकता है। इस बात को सुनकर जो निशा है वो डरी सहमी सी उस तरफ चलने लगती जिस तरफ उसने इशारा किया था। लेकिन यहाँ पर अब तक जो जितेंद्र था वह उसकी स्थिति को समझ चुका था कि इस लड़की के पास टिकट नहीं है। तो इसी वजह से जब वह जा रही थी तो वह उसे देखता है, और जब निशा जाती है तो बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़कर घबराई हुई देखती है, और इससे वह समझ जाता है कि इसके पास सच में ही सीट नहीं है। इसी वजह से जो जितेंद्र होता है वो धीरे धीरे उसके साथ साथ वहीं पर पहुंच जाता है, और जब वह किसी भी सीट पर नहीं बैठ पाती है क्योंकि लोगों की सीट थी और वह किस हक से किसी सीट पर बैठे, तो उसके बाद कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास टिकट नहीं है। तो यहाँ पर जो निशा है वो कहती है कि हाँ सच में मेरे पास टिकट नहीं है, और इसी वजह से मैं ऐसे इधर उधर खड़ी होकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। अगर आप मेरा मदद कर सकते हो तो मदद कर दीजिए, मुझे ना टीटी से वो टिकट दिलवा देना। अब इस बात को सुनकर वो कहने लगता है कि टीटी से टिकट दिलवा देना। तो वो कहती है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं और मैं उन पैसों से अपनी टिकट लेना चाहती हूँ, जल्दबाजी में इस ट्रेन में चढ़ गई।
तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तब तक जब तक टीटी आएगा तब तक तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या, चलो मेरे साथ मेरी सीट पर बैठ जाना, और वैसे भी अब इतनी देर खड़े रहने के बाद तुम परेशान भी हो गई होगी, तो चलो वहां पर चलते हैं। अब जो निशा है उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पर कोई भी छल नहीं था, तो इसी वजह से वह उसके साथ चली जाती है। और उसके बाद निशा और जितेंद्र दोनों एक सीट पर बैठते हैं। एक सीट पर बैठने के बाद जो जितेंद्र होता है वो पूछने लगता है कि कहाँ जा रही हो, तो वह बताती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो इसके बाद जितेंद्र कहता है कि हाँ मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों का सफर आराम से तय हो जाएगा, साथ में कंपनी मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद निशा भी उससे बात करने लगती, पूछती है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर जितेंद्र बता देता है कि वह छोटा मोटा बिजनेस किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है, और उस बिजनेस के सिलसिले में ही वह मुंबई गया था, अब वहां से वापस लौट रहा है। हालांकि वो हवाई जहाज से भी आ सकता था, लेकिन उसे ट्रेन का सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से वो ट्रेन के इस रिजर्वेशन में बैठा हुआ है और यहां से सफर कर रहा है। इसके बाद जो निशा होती है वह उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या कारण है जो तुम बिना टिकट इस तरह से चढ़ गई। तो उसके बाद जो निशा है पहले तो उसे अजीब लग रहा था, लेकिन जब उससे बात हुई है उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, तो उसके बाद उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है कि किस तरह से उसकी सौतेली माँ उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहती है, और उसके बाद वो घर छोड़कर आ गई है। इस बात को सुनकर जो जितेंद्र होता है वो उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है। कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़की की हर किसी की सोच होनी चाहिए, यानी कि जैसी भी जो भी लड़की तुम्हारे जैसी स्थिति में फंस जाए तो उसकी ऐसी सोच होनी चाहिए जैसा तुमने सोचा है, और अपने जीवन के लिए कड़े फैसले लेने पड़े तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बात को सुनकर निशा को भी थोड़ा अच्छा लगता है, और उसके बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और तभी वहां पर टीटी आ जाता है। जैसे टीटी आता है तो उसके बाद जो लड़का जितेंद्र होता है वो तो अपनी टिकट दिखा देता है, लेकिन जब वो निशा से मांगता है तो जितेंद्र कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आप इनकी टिकट बना दीजिए, और ऐसा कहकर पैसे उनकी तरफ बढ़ाने लगता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि आप रहने दीजिए, मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे दे दूंगी। दरअसल निशा ने कुछ पैसे बचा बचा कर लगभग 30-40 हजार रुपए अपने पास इकट्ठा कर रखे थे, और उन्हीं को लेकर वह दिल्ली जा रही थी। इसके बाद जो जितेंद्र है वो अपने हाथ को रोकता है और कहता है टीटी से कोई बात नहीं, इसे बना दीजिए और यहीं पर मेरे पास ये बैठ लेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो टीटी है वो टिकट बना देता है और आगे की तरफ चला जाता है, और यहाँ पर निशा जितेंद्र एक दूसरे से बात करते रहते हैं, और बातों ही बातों में न जाने कब वो समय कंप्लीट हो जाता है जो रास्ते का बड़ा ही भारी पड़ना था। उसके बाद वो लोग वहां से दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद जो निशा होती है वह अब इधर उधर देखने लगती है कुछ खाने पीने का सामान। तो यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वह कहता है कि चलिए मैं आपको खिलाता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ आई हो, आपने मेरा इतना साथ दिया कि रास्ता आराम से कट गया, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। ऐसा कहकर वह उसे वहाँ की कैंटीन पर ले जाता है और वहाँ पर सुबह सुबह उसे चाय समोसे खिलाता है। चाय समोसे खाने के बाद अब जो निशा है वो उस एड्रेस को देखने लगती है और पूछने लगती है कि आप अगर दिल्ली आते जाते हो तो क्या इस एड्रेस को जानते हो। तो यहाँ पर जो जितेंद्र है वो कहता है कि यह एड्रेस तो उसी रास्ते में पड़ेगा जिस रास्ते से मैं जाऊंगा, तो क्यों ना हम लोग एक ही टैक्सी में सफर करें, आगे भी और थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी। तो इसके बाद निशा अब तक उस पर विश्वास कर चुकी थी, और उसके बाद उसके साथ उसी टैक्सी में बैठ जाती है जिस टैक्सी को वो अपने लिए करता है, और दोनों के दोनों एक और सफर पर निकल चलते हैं। यहाँ से सफर तय करने के दौरान एक दूसरे से और भी ज्यादा बातें होती हैं, और बातों के दौरान जो लड़का होता है उसे ये भी पता चलता है कि जो निशा है वो सेल्फ डिपेंड रहना चाहती है, यानी कि अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तो इसी वजह से वह उसे अपने कार्ड देता है, कहता है कि देखो ये मेरा नंबर है, जब तुम अच्छी तरह से यहाँ पर सेटल हो जाओ तो उसके बाद अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे ऑफिस में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो निशा होती है वो उस नंबर को रख लेती है, और थोड़ी देर में उसका वो एड्रेस भी आ जाता है, और इसके बाद जो जितेंद्र होता है वो उसे उतार कर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद जो निशा होती है वह जैसे अपने मामा मामी यानी कि सौतेले मामा मामी थे वैसे तो, लेकिन उसके सौतेले भाई ने उन्हें बता दिया था, तो वह उस पर बहुत ज़्यादा तरस करते हैं और वहाँ पर आते उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। कहते हैं कि बेटी कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रह, तब तक तेरे लिए अच्छा सा लड़का नहीं मिलता, और जब अच्छा सा लड़का मिल जाएगा जो बिना पैसों के तेरे से शादी कर सके तो हम खुद ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। ऐसा कहकर मामा मामी उसे अपने घर में अंदर वेलकम करते हैं, लेकिन जो निशा होती है वह सोचने लगती है कि क्यों ना कोई काम किया जाए, ऐसे घर पर बैठा रहने से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मामा मम्मी के पास भी ज्यादा रुपया पैसा नहीं है, तो यहां पर उसका खर्चा तो बड़ा ही है, तो वो क्यों ना अपनी इनकम बढ़ाए। तो इसी वजह से जो निशा होती है वह अब नौकरी के बारे में जब सोचती है तो उसे ज्ञात होता है जितेंद्र के बारे में, और उसके बाद वह जितेंद्र के नंबर पर फोन कर देती है। जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कल फलानी जगह पर आ जाना और वहां पर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद जो निशा होती है वह जितेंद्र के बताए गए एड्रेस पर जाती है और वहां पर उसे जितेंद्र ही अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लेता है। निशा मेहनत
मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। जितेंद्र ने उसे 10,000 रुपये बढ़ाकर सैलरी दी थी, यानी कि वहाँ पर वो 10,000 लेती थी, 8,000 रुपये को अपनी माँ को देती थी और 2,000 अपने पास रखा करती थी। लेकिन यहाँ पर उसे 20,000 रुपये टोटल मिल रहे हैं और इन पैसों को पाकर वो बड़ी खुश है कि चलो अच्छा हुआ, अब मामा मामी को कुछ पैसे भी दे दिया करूँगी महीने गैल, तो उससे ये भी नहीं रहेगा कि मैं उनको ऊपर बोझ हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो निशा का व्यवहार होता है वो जितेंद्र को काफ़ी अच्छा लगता है और मन ही मन वह उसे पसंद करने लगता है। जब वह उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लेता है तो उसके बाद एक दिन वह जो लड़की होती है निशा उससे कहने लगता है कि निशा तुमसे कुछ कहना है। तो उसके बाद निशा भी उसकी भावनाओं को तो समझ चुकी थी क्योंकि एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन वह अपनी एंड से कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि उसे पता चला है कि जो जितेंद्र है वो सच में ही करोड़पति है। तो इसी वजह से कहने लगती है बताइए क्या कहना है। तो यहाँ पर जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि मुझे ना लगता है तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर निशा कहने लगती है कि यह बात क्या कर रहे हो, आप करोड़पति हैं और मैं बहुत ही गरीब हूं और ऊपर से मेरी माँ भी सौतेली है, तो आप भला मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वो कहता है कि कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने माता पिता को दिखाई थी और वो लोग कह रहे थे कि हमें कब से मिलाओगे और जब तुम इससे प्यार किया करते हो तो क्यों ना इससे शादी कर लो। यानी कि यहाँ पर जितेंद्र ने पहले से अपने माता पिता को बता दिया था और माता पिता मिलने की जिद कर रहे थे। इसी वजह से जो निशा होती है उससे वह पूछता है और जब निशा जब इन सभी बातों को सुनती है तो वह भी मना नहीं कर पाती है, लेकिन कहती है कि इसके लिए मेरे मामा मामी यानी कि जिनके पास मैं रह रही हूँ, जो मुझे माता पिता के ऐसा प्यार दे रहे हैं, उनकी रजामंदी जरूरी है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं अपने माँ बाप को लेकर तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा और वहीं पर शादी की बात हो जाएगी और चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं खुद से पैसे खर्च करके ले आऊँगा ताकि तुम्हारी माँ को भी कोई दिक्कत ना हो सके। अब इसी वजह से यहाँ पर जो निशा होती है वह भी इस बात के लिए तैयार होती है और एक दिन तय करके निशा को जो मामा मामी होते हैं, निशा के मामा मम्मी, वह कह देते हैं कि ठीक है बेटा बुला लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह लोग घर के अंदर आते हैं और यहाँ पर जब निशा के मामा मम्मी देखते हैं कि बहुत पैसे वाला लड़का है और वैसे भी अच्छा ही अच्छी तरह से जानती है, तो उसके बाद वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जितना हमसे बनेगा हम उतना कर देंगे, बाकी अगर आपको फालतू को चीज़ें चाहिए तो आप लोग अपने पैसों से कर लेना। यानी कि यहाँ पर वो पूरी रकम नहीं लेते हैं और कहते हैं कि आप अपने हिसाब से कर लेना। तो रोटी वगैरह तो लड़के वाले देख रहे थे, लेकिन फेरों का जितना भी इंतजाम था वो सारा के सारा मामा मम्मी ने किया था। और जब यहाँ पर ये रिश्ता पक्का हो जाता है तो उसके बाद जो निशा के मामा मामी होते हैं वह उसके पिता और उसकी माँ को भी बता देते हैं कि निशा की शादी होने वाली है और आप लोगों को जरूर से शादी में आना है, एक भी पैसा खर्च मत करना। ऐसा कहकर यहाँ पर वो लोग उनको बुला लेते हैं, जबकि अब तक जो निशा के माँ और बाप हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई, लेकिन इन्होंने उन्हें नहीं बताया था। तो उसके बाद वो लोग जो होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और जब शादी के अंदर उस लड़के का टोरा देखते हैं तो एकदम से जो इसकी माँ होती है सौतेली, वह पूरी तरह से जल भुन जाती है और कहने लगती है कि ये लड़का भी ऐसा ही निकला है तो क्या तू उसे भी छोड़कर भाग जाएगी। अब जो निशा होती है वह अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और उसे पता है कि बचपन से ही उनका ऐसा ही स्वभाव है। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि माँ चाहे ये लड़का कैसा ही निकले, लेकिन इससे मैं बात कर चुकी हूँ और इसको छोड़कर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और मुझे इस बारे में पता है। ना ही आपके पैसे लग रहे हैं तो अब भी आप इस तरह की बातें मुझसे क्यों कह रही हो। ये बातें वह मुस्कुराते हुए कहती है और जब इन बातों को सौतेली माँ सुनती है तो उसके बाद एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और पूरी बातें जो आज तक भी उसने निशा के साथ की थी वो सारी के सारी उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं और उसे पश्चाताप होने लगता है कि जिस लड़की के बारे में मैंने इतना गलत सोचा, उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, उसके बाद भी वो मुझसे हंसकर बात कर रही है और माँ कहकर ही पुकार रही है। तो उसके बाद वो रोने लगती है, कहती है कि बेटी मैं तेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। लेकिन तभी निशा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरी माँ ही हो और आपने भी बहुत कुछ मेरा साथ दिया है, क्योंकि नाम की सही लेकिन माँ तो आप थी। कोई ये नहीं कहता था कि तुम्हारी माँ नहीं है। इस बात को कहकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद विदाई के समय में वह अपनी सौतेली माँ, अपने पिता, अपने भाई और अपने मामा मामी के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। जाते वक्त जो सौतेली माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटी अब तक तो मैंने तुम्हारे साथ सौतेलू जैसा व्यवहार किया था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूंगी और आते रहना और अपनी माँ के पास रोज फोन करना। इसके बाद जो निशा है वो भी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली तो जाती है, लेकिन जो सौतेली माँ होती है उसके बाद से उसका व्यवहार सगी माँ से भी बढ़कर हो गया था और वह उससे फ़ोन पर लगातार बात करके उसे समझाया करती कि गृहस्थी कैसे चलाते हैं और कैसे कैसे जीवन व्यतीत हो रहा है। आज के समय में निशा और जितेंद्र को 2 बच्चे हो चुके हैं और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप
आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।